तो जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एयरफोर्स नॉन कम्बोडेंट एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड जीके, जीएस और इंग्लिश के टॉप 30 क्वेश्चनों की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम जीके, जीएस के और इंग्लिश के टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और हर क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों एयरफोर्स नॉन कम्बोडेंट से रिलेटेड जैसे ही वीडियो चैनल पर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एग्ज़ाम में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 जीके के होंगे और 15 इंग्लिश के होंगे और इन क्वेश्चन में से आपको कम से कम 27 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, वो भी सही सही। तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसी तरीके की आपको तैयारी करनी है। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, डीमोटिवेट आपको नहीं होना है। आपको केवल अपनी तैयारी को दुगना कर देना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कवर करते चलिएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी वीडियो के थ्रू मैं आपको बताता रहता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखा करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ मैं कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको कवर कराता हूं। तो हर क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसीलिए कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखा करिए, क्योंकि कोई पता नहीं कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन से आपका पेपर बना दे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 10th लेवल पे आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे, केवल मॉडरेट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ताकि आप 30 मिनट में इनको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुशीनगर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। देखिए, कई बार मैं बता चुका हूं आप सभी को इसका आंसर। यदि गौतम बुद्ध की बात करें तो आपको सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म याद रख लेना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म मेरे भाई 563 बीसी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो कपिलवस्तु, याद रख लीजिएगा, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ये आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी मृत्यु एग्जाम में पूछता है, तो मृत्यु आप याद रखेंगे मेरे भाई, मृत्यु हुई थी इनकी 483 बीसी में। कहाँ पर? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब मैं बात करूँ इनके पिता का, तो पिता का नाम भी मैंने आपको बताया था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम आपको बताया था मैंने, माया देवी। और इनकी एक मौसी थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया था। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किस भाषा में दिया था? तो याद रखिएगा, पाली भाषा में, क्योंकि एग्जाम में आपसे भाषा भी पूछ सकता है, तो पाली भाषा आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश के लिए याद रखेंगे मेरे भाई श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, आपसे पूछ ले अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। आपसे पूछ सकता है कि प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में।
आपसे पूछ सकता है सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो श्रावस्ती याद रखिएगा। और आपसे पूछ सकता है कि अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो कुशीनगर आप याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है, जरूर से आपको याद रख लेना है। दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आप याद रखेंगे अलार कलाम। क्या था मेरे भाई, अलार कलाम था। ये भी आपको याद रख लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का आंसर बता दिया, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर मैं बता भी चुका हूँ। यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनमें इसका आंसर मैंने बताया था। तो गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था, देखिए सबसे पहले ऑप्शन में है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ये भी गुप्त वंश का शासक था और इसे दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण थी। एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी और वो गुप्त वंश से रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था और ये गुप्त वंश का शासक है। स्कंदगुप्त, यहाँ पर देखिए समुद्रगुप्त के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको कविराज भी कहते हैं और इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, आपको याद रख लेना है जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश से रिलेटेड पूछता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर हमसे पूछा है हूणों का आक्रमण किसने रोका था, तो स्कंदगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्कंदगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात करूं कि हूणों ने उस समय कब आक्रमण किया था, तो याद रख लीजिएगा 458 ईस्वी में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था और इन्होंने उसको पराजित करके वहीं पर उनको रोक दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ हैं। यदि मैं राज्यपाल की बात करूं तो राइट आंसर आप सभी नोट करेंगे मेरे भाई, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान में क्या है, राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें दोस्तों आपको राज्य की राजधानी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, मुख्यमंत्री याद करेंगे प्रत्येक राज्य का। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, राज्यपाल याद रखेंगे। ये जरूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन पूछता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मंत्रिमंडल 2026 का जो मंत्रिमंडल है वो भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी का कि निम्न में से कौन सा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये भी मैंने आपको बताया है, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। देखिए सबसे बड़े ग्रह की बात करूं तो मैंने आप सभी को बताया था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा है हमारा बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा है बृहस्पति और बृहस्पति का एक मैंने उपग्रह आप सभी को बताया था जिसका नाम था गैनीमीड। और गैनीमीड दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। उपग्रह में सबसे बड़ा कौन सा है, गैनीमीड। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मैंने आपको बताया था बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। ठीक है, शुक्र को मैंने सबसे गर्म ग्रह बताया था। आपसे पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा किसको कहा जाता है, तो शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। देखिए यहाँ पर मंदिर से रिलेटेड कई मंदिर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप नोट करिएगा कुछ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर आपसे पूछेगा कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो याद रख लीजिएगा तंजावुर में स्थित है। और इसको बनवाया किसने था, तो बनवाने का नाम याद रख लीजिएगा राजा राजचोल प्रथम। कौन, राजा राजचोल प्रथम के द्वारा तंजावुर का ये मंदिर बनवाया गया था। नाम आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, दूसरा मंदिर आप सभी नोट करेंगे मेरे भाई,
भाई कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर आप इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है, आप सभी को पता है कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और इसको बनवाया किसने था? तो याद रख लीजिएगा नरसिंह देव प्रथम ने। किसने मेरे भाई? नरसिंह देव प्रथम ने। ये भी एग्जाम में पूछता है कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था या कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था। ठीक है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी को बता रहा हूं, आपसे पूछेगा कंदारिया महादेव का मंदिर। जो कंदारिया महादेव का मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो कंदारिया महादेव यानी शंकर जी का ये मंदिर है। और ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मेरे भाई चंदेल शासकों ने। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने, ये याद रख लेना है। ठीक है, दूसरा आप नेक्स्ट मंदिर याद रखेंगे दिलवाड़ा। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये किसने बनवाया था? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है कहाँ पर? सबसे पहले नोट करेंगे, राजस्थान में है। कहाँ पर है मेरे भाई? राजस्थान में है। और इसे बनवाया किसने था? तो इसे सोलंकी वंश ने बनवाया था। राजा का नाम आपको याद नहीं रखना है, केवल वंश आप याद रख लीजिएगा। जिसमें राजा पूछ सकता है वो भी कवर करा रहा हूँ, जिसमें वंश पूछ सकता है वो भी कवर करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। और एक लास्ट मंदिर आप नोट करेंगे, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो ये हम्पी में है, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और इसे बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने। किसने मेरे भाई? विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने इस मंदिर को बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट जितने भी मंदिर थे वो भी मैंने आपको कवर करा दिए हैं, नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा है कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूत शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कुल विजेता यानी ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और खेल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बनते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कुल विजेता यानी ओवरऑल चैंपियन कौन बनी है, तो 23 गोल्ड के साथ, कितने गोल्ड हैं? 23 गोल्ड के साथ दोस्तों कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है? देखिए समान नागरिक संहिता ये आर्टिकल किस में दिया गया है? हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये देखने को मिल जाता है, यानी डीपीएसपी में आपको ये देखने को मिल जाएगा हमारे किसके? भारत के संविधान में। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 44 है, याद रखिएगा। यदि मैं बात करूँ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो याद रख लेना है उत्तराखंड। ठीक है, कौन सा था? उत्तराखंड था। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? सेकंड पूछा है, तो सेकंड आप याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा? तो सेकंड आप याद रखेंगे मेरे भाई गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जो मौसम परिवर्तन घटनाएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा आंधी तूफान, आंधी हो गया, तूफान हो गया, बारिश हो गया, सूखा पड़ गया, ये सब किस में घटित होता है? किस मंडल में घटित होता है? तो याद रख लीजिएगा ये सब क्षोभ मंडल में घटित होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अभी मैं डेली आप सभी के लिए मॉर्निंग में वीडियो लेकर आता हूं, लेकिन अब से मैंने सोचा है कि आपको इवनिंग में भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाए और इवनिंग में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया होगा। तो इवनिंग में जो मैं क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगा ये टॉपिक वाइज कराऊंगा। जैसे अब जो मैं वीडियो पहली लेकर आऊँगा इवनिंग में, इसमें आप सभी को जैसे कुछ टॉपिक होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे वायुमंडल से क्वेश्चन बनाकर आपको लेकर आऊँगा। उसके बाद आप सभी महासागर से देखेंगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से देखने को मिलेगा। दूसरी बात झील से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इन्हें कुछ टॉपिक को ऐसे लेके आया करूँगा शाम को कि उन्हीं टॉपिक से केवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कल मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं टॉपिक से
क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा, वो भी शाम को लेके आऊँगा और टाइमिंग मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। ठीक है, तो शाम के समय उन वीडियो को कवर कर लीजिएगा और सुबह के समय ये आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आपको प्रॉपर डेली मैं क्या करूँगा, जो बीच बीच में एक सभी जैसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जनगणना से रिलेटेड मैं लेकर आने वाला हूँ। यकीन मानिए जनगणना से रिलेटेड उस टॉपिक से आप पूरे क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो जनगणना से बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो सिलेबस है वो भी धीरे धीरे मैं कंप्लीट कराता रहूँगा। ठीक है, तो याद रखेंगे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हम सबका कि सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है। ऑप्शन में है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड। देखिए, आपको सभी को पता होगा सागर का जल यानी जो समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। यानी उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, नमक की मात्रा अधिक होती है। और नमक का रासायनिक नाम क्या होता है मेरे भाई, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, NaCl। यानी आप कह सकते हैं कि सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि हाल ही में हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, मंत्रिमंडल से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा नायाब सिंह सैनी। अभी नायाब सिंह सैनी हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और ये किसकी तरफ से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है। देखिए, क्रिकेटर से रिलेटेड पुस्तक भी एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको कवर करा रहा हूँ, उनको नोट करके याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन यदि यहाँ से आए तो इन्हीं पुस्तक में से आएगा। सबसे पहले आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेटर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, नोट करते चलिएगा, प्लेइंग इट माई वे ये किसकी है, तो ये हमारे सचिन तेंदुलकर की है। नाम याद रख लीजिएगा, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, उसके बाद एक पुस्तक आपसे पूछता है द अनटोल्ड स्टोरी। क्या पूछता है मेरे भाई, द अनटोल्ड स्टोरी, ये किसकी है, तो द अनटोल्ड स्टोरी प्यारा सा आप नोट करेंगे, धोनी की है, MS धोनी की ये पुस्तक है। ठीक है, अगली पुस्तक आप सभी नोट करेंगे, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है, तो ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ मेरे भाई नोट करेंगे, क्रिकेटर है सौरव गांगुली, इनकी ये पुस्तक है। ठीक है, आपसे पूछ लेता है, एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है सनी डेज। क्या मेरे भाई, सनी डेज, ये किसकी है, तो ये मेरे भाई याद रख लीजिएगा सुनील गावस्कर की है। किसकी है, सुनील गावस्कर की बुक है और एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक युवराज सिंह की पुस्तक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आपको याद रख लेना है, युवराज सिंह की पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है, तो ये युवराज सिंह की पुस्तक है और एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा किसकी है, युवराज सिंह की। ठीक है, एक और पुस्तक आप याद रखेंगे मेरे भाई, सिक्स मशीन, किसकी है ये, तो ये सिक्स मशीन याद रख लीजिएगा, किसकी है, क्रिस गेल की है। किसकी है, क्रिस गेल की पुस्तक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया आप सभी ने। चलिए, तो इतनी क्वेश्चन जो मैंने अभी कवर कराई हैं ये सभी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और क्रिकेटर से रिलेटेड हैं। और एक आध पुस्तक हैं जिसमें क्रिकेटर का नाम दिया हुआ है, उन्होंने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है, तो आप सभी को उसकी पुस्तक के नाम से ही पता लग जाएगा कि किस क्रिकेटर की है। लेकिन इन पुस्तकों को एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है और ये रिपीटेड हैं, तो इनको ज़रूर से आप नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार बैक करिएगा, थोड़ा स्पीड को कम करिएगा और नोट जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि क्रिकेट माई स्टाइल किसकी है, तो आप सभी को याद रख लेना है क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए, उत्तराखंड भी ऑप्शन में, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, कौन सा राइट हो जाएगा।
किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान नोट करिएगा आप सभी का जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दूसरी चीज़, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड मैंने आप सभी को इम्पोर्टेंट उद्यान पिछली वीडियोस में कवर कराए हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइएगा और मैं प्लेलिस्ट मैंने बना दी है वहाँ पर एयरफोर्स नॉन कम्बैटेंट 2027 से रिलेटेड, और आप आसानी से वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि हर साल डैश को कारगिल विजय दिवस का मनाया जाता है। ऑप्शन में है 15 अगस्त, 7 दिसंबर, 26 नवंबर, 26 जुलाई। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन है डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का बीएसएफ का पूरा नाम क्या है? ऐसे भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको याद रख लेना है, जो ये बीएसएफ है ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर देश की रक्षा करती है। कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपको बीएसएफ देखने को मिलेगी। और इसकी फुल फॉर्म यदि मैं बात करूँ तो बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि राउत नाच किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। कौन सा राइट होगा? तो राउत नाच याद रखेंगे आप सभी, इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि दुनिया का कौन सा देश सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? देखिए, कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे पहले आपका आता है ब्राज़ील, और सेकंड नंबर पर हमारा कौन सा देश आता है? इंडिया। ठीक है, और इंडिया की बात करूँ राज्य कौन सा आता है? तो राज्य आता है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है और सेकंड नंबर पर इंडिया है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। फर्स्ट नंबर पर कौन है? ब्राज़ील है, सेकंड नंबर पर इंडिया है। इंडिया में कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक का जिला पूछ ले तो चिकमंगलूर जिला है। कौन सा जिला है मेरे भाई? चिकमंगलूर जिला है, जहां पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ये भी मैं आप बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है, यानी एनडीए कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? दोनों चीज़ बता देता हूँ तो याद रख लीजिएगा। इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है। स्थापना हुई थी 16 जनवरी 1955 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ पर स्थापना हुई थी? तो पुणे खड़गवासला में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में एक खड़गवासला नामक जगह है जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो हाइपोथैलेमस है ये मानव मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसका काम क्या है मेरे भाई? तो ये क्या करती है, भूख प्यास जब लगती है ना, तो ये सबसे पहले यही हमको बताता है कि भूख लगी है, प्यास लगी है। ठीक है, शरीर का तापमान कंट्रोल करना, ये सब कौन करता है? तो ये सब मेरे भाई हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिससे भूख प्यास और शरीर के तापमान के बारे में पता चलता है? तो हाइपोथैलेमस आप याद रखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है तो नोट जरूर से करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मेरे भाई सेरिब्रम को कहा जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, सेरिब्रम क्या काम करता है? याददाश्त की चीज़ें, यानी कोई चीज़ याद करनी हो, सोचना हो, निर्णय लेना हो, तर्क देना हो, ये सब कहाँ से होता है? सेरिब्रम के थ्रू। ठीक है, आप याद रखेंगे। दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन याद रख लीजिएगा 1.3 से 1.4। कितना मेरे भाई? 1.3 से 1.4 केजी के आसपास मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है तो नोट जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि मानव मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन याद रखिएगा अधिवृक्क। अधिवृक्क मानव मस्तिष्क की ग्रंथि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए, क्वेश्चन के साथ जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी कवर करा रहा हूँ। जैसे मैंने आप सभी को अभी मंदिर के कवर कराए, ठीक है, मैंने आपको महत्वपूर्ण दिवस कवर कराए, मैंने आपको वायुमंडल से रिलेटेड
कवर कराए, मैंने महासागर से रिलेटेड क्वेश्चन कवर कराए, मतलब टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कवर कराता हूँ। और इसीलिए कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको कवर कराता हूँ। तो याद रखिएगा, ये केवल गिनती के 30 नहीं है, इन 30 क्वेश्चन में से कम आपको 70 क्वेश्चन में कवर करा देता हूँ, यदि आप एक एक करके नोट कर रहे होंगे। ठीक है, तो याद जरूर से करिएगा। दूसरी चीज़, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, हर वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम वायुमंडल की बात करें मेरे भाई, तो वायुमंडल में सबसे पहले आप याद रख लीजिएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे N2 कहते हैं, और ये तकरीबन 78% है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई, लगभग 21% है। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑर्गन। ऑर्गन की बात करूँ तो लगभग आपका 0.93% है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका CO2 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है जो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो 21% है, फिर ऑर्गन है 0.93% है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.04% है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है दूसरी सर्वाधिक, तो दूसरी सर्वाधिक कौन सी है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, और इसका आंसर आप सभी मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब हम कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। डेली मैंने आपको जैसे बताया है कि कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, ताकि आपकी सारी चीज़ें कवर होती रहें। तो चलिए इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताइएगा। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है टेंस रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर दिए गया है। टेंस हमें दिया गया है और बताना है कि ये किस टेंस का है। तो सेंटेंस है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कौन सा सेंटेंस है ये, सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट है। इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना है, जब एस या ई एस का प्रयोग हम किस में करते हैं। एस या ई एस का प्रयोग हम प्रेजेंट किस में करते हैं, इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एस या ई एस का, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे, यहाँ पर एग्जेक्टिव रिलेटेड है। हिस्ट्री से कौन सा एग्जेक्टिव बनेगा, हिस्टोरिकली बनेगा या हिस्टोरिकल बनेगा या हिस्ट्रोनिक्स बनेगा या हिस्टोरनिक बनेगा, कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए हिस्ट्री माने होता है मेरे भाई इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री माने होता है इतिहास, और इतिहास शब्द से एक ही वर्ड बनता है जिसका नाम है ऐतिहासिक। क्या है, जिसका नाम है मेरे भाई ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक किसको कहते हैं, तो हिस्टोरिकल को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि फाइंड द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बताना है। लाइफ इज़ नॉट ए बेड डैश रोजेज, कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स बता रहा है, तो यहाँ पर आप प्रीपोजिशन याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा। यानी क्या मतलब है, जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं है। जीवन क्या है, गुलाब का बिस्तर नहीं है। तो का के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, का के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, माई ग्रैंड फादर विल कम हेयर डैश ए वीक। देखिए एक सप्ताह के साथ तो नहीं होगा, बिफोर भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा। ज़्यादातर एकदम परफेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, यहाँ पर विद इन होगा। माई ग्रैंड फादर विल कम हेयर विद इन ए वीक, यानी मेरे जो ग्रैंड फादर है, दादाजी हैं, एक सप्ताह में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, विद इन इज़ द राइट होगा। यहाँ पर आपको विद इन ही लगाना है यदि आपको सप्ताह वगैरह डेज वगैरह देखने को मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का सेलेक्ट करेक्ट वर्ड। यहाँ पर एस्लेरेशन का करेक्ट वर्ड आपको बताना है कि निम्न में से कहाँ पर एकदम एक्यूरेट सही लिखा गया है।
देखिए एसलरेशन मतलब होता है मतलब स्पीड को बढ़ाना, एक तरीके से आप कह सकते हो स्पीड को बढ़ाना। जैसे आप देखे होंगे गाड़ी वगैरह में एक्सीलरेटर होता है ना, जिससे गाड़ी वगैरह की स्पीड को बढ़ाई जाती है, यानी इसको आप कह सकते हैं गति वृद्धि, यानी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसकी कौन सी स्पेलिंग राइट हो जाएगी? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए ए सी ई नहीं होता है, ACC होता है। तो यहाँ पर तो एक ही सी है, यहाँ पर EE हो गया, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ACCELARATION, ये भी गलत हो जाएगा। एक्सेलरेशन की फुल फॉर्म बिल्कुल यहाँ पर देखिए, एक्सेलरेशन वर्ड सही लिखा गया है, क्या होता है? ACCELERATION, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे यहाँ पर चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ हाइडम प्रेस अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में अंडरलाइन किया गया है, उसी को आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ। गेव मी द गुड शोल्डर, इसी का आपको क्या बताना है? आइडम फ्रेंस बताना है कि गेव मी द गुड शोल्डर। आई मीट हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मैं उससे बहुत दिनों के बाद मिला। बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर, यानी उसने मुझे ठंडा कंधा दे दिया। यानी इसका मतलब क्या हो जाता है? उसने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मैं उससे बहुत दिनों के बाद मिला, लेकिन उसने मुझे क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। उसी को कहते हैं गेव मी द कोल्ड शोल्डर। यानी ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे यहाँ पर आपको क्या करना है? पैसिव ट्रांसफॉर्म करना है। सेंटेंस दिया गया है द पियोन ओपन दैट गेट, कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में देनी है कि सेंटेंस किस में बना हुआ है। यहाँ पर आप सभी देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल में लगती है। आप सभी को पता होगा किस में लगती है? पास्ट सिंपल में। और जब सेंटेंस पास्ट सिंपल में दिया हो और उसका पैसिव वॉइस चेंज करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? वाज या वर का प्रयोग करते हैं। वाज या वर का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। क्या करते हैं? वाज या वर का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए विल बी लगा हुआ है, यानी ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इज लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? द गेट वाज ओपन्ड बाय द पियोन। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, चलिए, और आप सभी को पता है एक्टिव पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, पता होगा ना। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का रन फास्ट लिस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, यानी इसके कहने का मतलब है तेज़ी से दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। तो क्या होगा? तो ऐसे वर्ड के लिए जब इस तरीके के सेंटेंस दिए जाते हैं जो एक सकारात्मक होते हैं, मतलब जो चीज़ें सही के लिए बोली जाती हैं, जैसे मैं कह दूं कि खाना खा लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ, तो उसके लिए हम सब क्या करते हैं? यू के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर बोला है तेज़ी से दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। खाना खा लो, कहीं ऐसा ना हो तुम बीमार पड़ जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। होमवर्क पूरा कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी पढ़ाई छूट जाए। तो ये सब चीज़ें सही के लिए बोली जाती हैं, और इसमें यू के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और सेंटेंस लिखा गया है थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, और इसका आंसर आप सभी को बताना है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपको सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा गया है पास्ट सिंपल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करी गई है। तो सेंटेंस का पता चल गया पास्ट सिंपल में है। और मैंने बोला जब पास्ट सिंपल में होता है तो हम वाज या वर के साथ वाज या वर के साथ क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से में यूज हुआ है। तो देखिए
यहाँ पर देखिए थीव्स से ही शुरू, सेकंड वाला देखिए थीव्स से ही शुरू हुआ है और सेंटेंस भी थीव से शुरू हुआ है, यानी इसने क्या करा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, बल्कि हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए हेड का प्रयोग हुआ है, सिंपल गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी हेड बीन सिंपल गलत, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि माई हाउस हमारे सेंटेंस में क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया गया है, और यहाँ पर देखिए इसको, ये हमारा सब्जेक्ट था थीव्स और इसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, और वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है। तो एकदम एक्यूरेट कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, यहाँ पर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर स्क्रिप्चर का आपको सही बताना है कि कौन से में सही लिखा गया है, और ये आपको होमवर्क करके कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करें तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा मेरे भाई, चैनल को दोस्तों पे शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल को साथ ही साथ मेरे भाई आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं शाम को वीडियो लेके आने वाला हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, जो शाम को वीडियो आएगी वो केवल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कल मैं जो टॉपिक लेके आऊँगा उसमें वायुमंडल होगा, महासागर होगा, कांग्रेस अधिवेशन होगा और झील होगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे, और एक तरीके से एक एक टॉपिक आपका कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।